राजनीति में ना कुछ भी पक्का नहीं होता। सबसे मजबूत समझे जाने वाले किले भी कभी कभी ढह जाते हैं। एक ऐसा इलाका जो सालों से किसी एक पार्टी का गढ़ रहा हो, अचानक बाजी पलट जाती है। तो चलिए आज पटपड़गंज की इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं और इस चुनावी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये है पूर्वी दिल्ली का पटपड़गंज, एक ऐसा इलाका जो एक दशक से भी ज्यादा वक्त से आम आदमी पार्टी का और खासतौर पर मनीष सिसोदिया का एक मजबूत किला माना जाता था। यहाँ के लोगों ने बार बार एक ही पार्टी पर भरोसा जताया था। लेकिन फिर आया साल 2025 और हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। सवाल यही है, हुआ तो हुआ कैसे? तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी वजहें थी कि एक जीता हुआ चुनाव एक बड़ी हार में तब्दील हो गया। चलिए इस राजनीतिक रहस्य को सुलझाते हैं और हमारा औजार होंगे आंकड़े, क्योंकि आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो अक्सर बिल्कुल साफ होती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले पहेली को समझेंगे, फिर 20 और 25 के जनादेश का मतलब निकालेंगे, आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 और 25 के उस जनादेश से जिसने सबको चौंका दिया। चलिए सबसे पहले 2025 के उन नतीजों पर नजर डालते हैं, एक ऐसा नतीजा जिसने पटपड़गंज की सियासत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। बीजेपी को मिले 53.41% वोट और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 33.17%। जीत का अंतर देखिए, 28,072 वोट। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था, एक बहुत साफ संदेश था। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये 2 चुनावों की कहानी है। 2020 में मामला कितना टक्कर का था देख रहे हैं। एएपी 49.3%, बीजेपी 47.1%, बहुत मामूली फर्क। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 2025 में देखिए क्या हुआ, पासा ही पलट गया। एएपी का वोट शेयर धड़ाम से नीचे गिरा और बीजेपी का काफी ऊपर चला गया। और ये है वो जादुई नंबर जिसने पूरा खेल बदल दिया। प्लस 20.24%, 20% से ज्यादा का स्विंग। इसका मतलब समझिए, हर 5 में से एक वोटर ने अपना पाला बदल लिया। राजनीति में इसे एक तरह की चुनावी सुनामी कहते हैं और इसी ने हार जीत तय की। लेकिन लोग इतने नाराज क्यों थे? ये टेबल देखिए, सबसे बड़ी शिकायतें कौन सी हैं? महंगाई और बेरोजगारी। जब घर चलाना मुश्किल हो जाए, जब युवाओं के पास काम ना हो, तो वो गुस्सा वोट में बदलता है। बाकी मुद्दे भी थे, पर असल चोट लोगों की जेब पर और उनके भविष्य की चिंता पर पड़ रही थी। तो ये जो गुस्सा था, ये रातों रात नहीं पनपा था, इसकी जड़ें पुरानी थीं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं जो इस बड़े बदलाव की असल वजह बना। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक जनादेश के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी है। 2015 में ऐप अपने शिखर पर थी, 53% से ज्यादा वोट। 2020 में ही खतरे की घंटी बज चुकी थी, जब जीत का अंतर सिकुड़कर सिर्फ 2.25% रह गया था। और 2025 आते आते ये समर्थन पूरी तरह से ढह गया। तो ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक ढलान थी जिस पर गाड़ी फिसलती ही जा रही थी। तो इसकी वजहें क्या थीं? 3 बड़ी बातें। पहली, मजबूत एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा। दूसरी, कैंडिडेट फैटीग, मतलब लोग एक ही चेहरे को देख देखकर शायद ऊब चुके थे और बदलाव चाहते थे। और तीसरी और सबसे अहम बात, पार्टी नए वोटरों को अपने साथ जोड़ ही नहीं पाई। और ये स्लाइड, ये दोनों पार्टियों के बिल्कुल उल्टे सफर की कहानी है। पिछले 10 साल में जहां ऐप का ग्राफ ऊपर जाकर लगातार नीचे आया, वहीं बीजेपी ने धीरे धीरे लगातार अपनी जमीन मजबूत की। और 2025 में ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काट गए, जिसका नतीजा हमारे सामने है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, उसकी चीड़-फाड़ कर ली, पर अब सवाल उठता है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। अब बात करते हैं एक रणनीतिक जवाब की, वापसी के एक ब्लूप्रिंट की। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी 4 मुंह वाला। ये एक ऐसा नजरिया है जो जमीनी स्तर से विश्वास और संगठन दोनों को फिर से खड़ा करने पर जोर देता है। ये कोई ऊपरी मरहम पट्टी नहीं, बल्कि एक गहरी सर्जरी का प्लान है। तो इसके 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी, यानी उन वोटरों पर ध्यान दो जो अभी दुविधा में हैं। दूसरा, संगठनात्मक, यानी अपने कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंको। तीसरा, नैरेटिव, यानी लोगों तक अपनी बात एक सरल भावनात्मक कहानी के जरिए पहुंचाओ। और चौथा, संसाधन, यानी पैसे और मैन पावर का सही इस्तेमाल करो। चलिए एक स्तंभ नैरेटिव को थोड़ा और समझते हैं। यहां का लक्ष्य है सच्चाई बनाम झूठ की लड़ाई बनाना।
अपनी ताकत यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के काम को सच्चाई की तरह पेश करो और अपने ऊपर लगे आरोपों को विपक्ष का झूठ बताकर खारिज करो। साथ ही उम्मीदवार को एक नेता नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर लोगों से जोड़ो, सोशल मीडिया और छोटी छोटी रैलियों के जरिए। सिर्फ रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है और उसके लिए चाहिए एक टाइमलाइन, एक एक्शन प्लान। तो अब बात करते हैं एक 90 दिन की व्यवहारिक योजना की। ये है 90 दिनों की उल्टी गिनती। पहले 30 दिन जमीन पर उतरकर सर्वे करो और अभियान को दोबारा लॉन्च करो। अगले 30 दिन सिर्फ उन लोगों पर ध्यान दो जिनका वोट मिल सकता है। आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक दो और आखिरी हफ्ते में एक ही काम, एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाना। और हाँ, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसे अपनी ताकत और बाहरी माहौल को समझना होता है। पार्टी की अंदरूनी ताकत क्या है, उसका काम और उसके वफादार कार्यकर्ता, और बाहरी मौका क्या है, लोगों का महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से गुस्सा। एक अच्छी रणनीति इन्हीं दोनों चीजों को जोड़कर बनती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं, क्या सिर्फ डेटा, एक अच्छी तरह से बनाया गया ब्लूप्रिंट और उसको सही तरीके से लागू करना, क्या ये सब मिलकर लोगों का टूटा हुआ भरोसा वापस जोड़ सकता है? ये सवाल सिर्फ पटपड़गंज के लिए नहीं बल्कि आज की पूरी राजनीति के लिए बहुत अहम है।